नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर लिया है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। बाकी बचे हुए हम यहाँ पे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5वें चैप्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो सकता है कि लास्ट सेशन हो, इसके बाद हमारा हिस्ट्री का सेगमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है क्लास 12 की हिस्ट्री को जो है यहाँ पे सिलेबस में अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो क्लास 12th है बुक, ठीक है, उसी को पूरे सिलेबस को यहाँ पे सीयूटी ने रखा है। हम उसी सिलेबस को यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद हमारा ये जो है सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला जैसे कि आपको पता होगा कि पहला हमने क्या देखा था, एक बार रिविजन करते हुए चलेंगे। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित हमने देखा था, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या था? दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा था, जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखा था। इसके बाद दूसरा हमारा था राजा, किसान और नगर, इसको भी हमने ध्यान से देखा था, ठीक है। पूरे चैप्टर को जो है 1 बाय 1 करके डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने तीसरे चैप्टर की मैं बात करूँ तो जाति व वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एनसीईआरटी से, उनको हमने सम्मिलित किया था। इसके बाद मैं बात करूँ तो तीसरे चैप्टर के बाद यहाँ पे हमारा चौथा जो चैप्टर था, इसमें चौथे चैप्टर की मैं बात करूं तो विचारक, विश्वास और इमारतें, ये चौथा चैप्टर हमारा था, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर रखा था। अब अगला जो सेगमेंट हमारा आएगा वो हम 5वें सेगमेंट से देखेंगे, ठीक है, 5वें चैप्टर से देखेंगे और उसी को आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो ये 5वां चैप्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं। 5वां चैप्टर हमारा क्या था? 5वां चैप्टर था कि यात्रियों के नज़रिए, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ेंगे और सीयूटी की जब आप यहाँ पे बुक खोलेंगे, सिलेबस को जब यहाँ पे देखेंगे तो 5वां उसमें अध्याय दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है यात्रियों के नज़रिए। इसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलते हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उन प्रश्नों को यहाँ पे हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो सविस्तार पूर्वक हम जो टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। एक हम यहाँ पे मैराथन क्लास ले लेंगे, जिसके मैराथन क्लास में हम क्या करेंगे कि चीज़ों को हम क्वेश्चन आंसर तो हम करेंगे, ठीक है, Q&A तो हम करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ में उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो सिलेबस दिया गया है पहले हम उसको कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे हम डिस्कशन करें, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझेंगे। चलिए 5वां चैप्टर हमारा देखते हैं। पहला प्रश्न से हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत में जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना वो कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि विदेशी यात्रियों ने भारत में किन 2 चीज़ों को असामान्य रूप से माना है। वो थे नारियल और पान, ठीक है। ये विश्व के और दूसरे जगहों पे बहुत ही कम मात्रा में या फिर कहा जाए कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो नारियल और पान यहाँ की विशेषता आती है, जो कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है तो वो क्या है? नारियल और पान। इसी प्रकार से पहला हमने देख लिया है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में अल बरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम क्या था, ठीक है। यानी यहाँ से पूछा गया है कि अल बरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि अल बरूनी किसके साथ आया था, उसका नाम था महमूद गजनवी। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें डिस्कशन करना है काफ़ी प्रश्न। इसके बाद सेगमेंट के बाद हम यहाँ पे पॉलिटी लेंगे। पॉलिटी के बाद जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कशन करवाएंगे। इसका लिंक आपको, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था। आपसे पूछा क्या गया है कि अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में 11वीं शताब्दी में अल बरूनी आया था, ठीक है। अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ में आया था, ठीक है। साथ साथ में देखते चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर हमारा प्रश्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे रखेंगे। आपको पता होगा कि हमने कहा भी था आपसे कि जिसको हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताते हैं उसको आप यहाँ पे एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आने की संभावना पूरी बनती है। चौथा प्रश्न हमारा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी ने संबंधित माना जाता है, यानी इब्न बतूता
किस शताब्दी के अंतर्गत आया था? इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, इब्न बतूता किस शताब्दी में आया था भारत में? तो 14वीं शताब्दी में भारत आया था इब्न बतूता। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिया है, पांचवें प्रश्न हम देख लेते हैं। इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? यानी इब्न बतूता किस देश से आया था भारत में, ये आपसे पूछा गया है। इब्न बतूता मोरक्को से भारत में आया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से भारत में आया था 14वीं शताब्दी में। साथ साथ में आप यहाँ पे इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी भी देखते चलिएगा। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है? फ्रांसवा बर्नियर, तो ये कहाँ से आया था? ये फ्रांस से आया था। ठीक है, फ्रांस से यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठवां यहाँ पे हो गया हमारा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर किसने कहा था? मुगल कालीन शहरों को जो है शिविर नगर किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट को यहाँ पे हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो मुगल कालीन जो शहर होते थे उस समय, उसको शिविर किसने कहा था? तो उसको शिविर कहा था बर्नियर ने। ठीक है, बर्नियर ने शिविर कहा था किसको? मुगल कालीन शहर को। वहीं अगले प्रश्न की हम बात करें तो 8वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? 17वीं शताब्दी में आपसे पूछा गया है। तो 17वीं शताब्दी में कौन आया था? फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर। तो 3-4 यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको आप देख लीजिएगा, 14वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और यहाँ पे 17वीं शताब्दी। तो फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने मुगल कालीन को क्या कहा था? शिविर कहा था। मुगल कालीन शहर को शिविर कहा था। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है एक साथ देखिए चलिएगा। थोड़ा सा वीडियो को आप यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की एनसीईआरटी है, आपका सिलेबस भी है, इसके बाहर आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि अब सीयूटी पहली बार एग्जाम करा रहा है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस जो बनते हैं कि वो सिलेबस के बाहर से नहीं पूछेगा। जो सिलेबस में आपके दिया गया है वही सिलेबस में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको इसके बाहर पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिवीजन कर सकते हैं 2 से 4 बार, 6 बार, जितनी बार आप यहाँ पे कर सकते हैं जब तक याद नहीं होता चीज़ें। वहीं अगला प्रश्न हम यहाँ पे बात करें कि 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन था? अभी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। तो फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आया था। ठीक है, अलबरूनी का जन्म ख्वारिज में हुआ था। अलबरूनी का जन्म कब हुआ था? ये उर्दू शब्द को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। तो 973 में इसको आप स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का कोई महत्व नहीं बनता है, लेकिन अगर सिलेबस में आपके दिया गया है तो डेफिनेटली आपको देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 11 नंबर कि अलबरूनी जिस भाषाओं का ज्ञाता था उनमें शामिल थी। यानी अलबरूनी किन भाषाओं का ज्ञाता था ये आपसे पूछा गया है। तो सीरियाई व फारसी, हिब्रू व संस्कृत, ये ऐसे 4 बोलियां थी जिनमें अलबरूनी जो था क्या था? इसका ज्ञाता था। मतलब कि इन भाषाओं को अलबरूनी जानता था बखूबी। क्या होता था कि जब विदेशी भारत में आते थे तो उनका मेन काम क्या होता था कि भारत को देखना, भारत को समझना। ठीक है, उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको अपने जो भी आधार है, ठीक है, उनमें अपने किताबों में लिखना। ठीक है, उल्लेख करना, इसके बाद उसको प्रकाशित करना। ठीक है, भारत के बारे में उन्होंने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा, यहाँ से मंदिर मस्जिद के बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में क्या उन्होंने जाना, तो वही चीज़ें थी। तो उनसे क्या होता था कि उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो जितने ज़्यादा भाषा का ज्ञाता होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता था कि भारत में डाइवर्सिटी है। भारत में कहा भी गया है कि कदम कदम पर बदले बोली। ठीक है, जिस तरीके से 4 कदम पर, इसी तरीके से कुछ कहा गया कि 4 कदम पे बानी बदले। मुझे एग्जैक्टली वो कथन नहीं ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे आप 4 कदम चलेंगे तो यहाँ पे पानी बदलेगा, लेकिन 2 कदम जहाँ पे चलेंगे तो भाषा बदल जाती है। तो भाषा का जब तक ज्ञाता कोई नहीं रहेगा तब तक वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकता। ठीक है, तो अलबरूनी इन 4 भाषाओं का ज्ञाता था। आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अलबरूनी जिन भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम क्या था? तो यूनानी भाषा जो है यहाँ पे नहीं जानता था। अलबरूनी यूनानी भाषा को नहीं जानता था। इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। अगला है हमारा कि सुल्तान महमूद की राजधानी क्या थी? महमूद की राजधानी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुल्तान महमूद की राजधानी क्या थी? गजनी थी। या फिर पूछ सकता है कि आपकी गजनी किसकी राजधानी थी? सुल्तान महमूद की राजधानी थी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रश्न जो है टिपिकल यहाँ पे पूछा गया है क्योंकि ये एनसीईआरटी को हूबहू कॉपी किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है, सेम इसी तरीके से दिया गया है।
ख्वारिज्म, गजनी, गंधार और काबुल, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, तो गजनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा क्या है कि अलबरूनी की कृति किताब अल हिंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शामिल करेंगे हम आप इसको, कि अलबरूनी की कौन सी किताब है, तो अलबरूनी की किताब क्या है, अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद, जिस भाषा में मूलतः लिखी गई है ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। पहली बात क्या है कि किताब अल हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई है, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 15 नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। 15 नंबर आपसे पूछा गया है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित थी वह कौन थी। यहाँ पे पूछा गया है कि एक बार फिर से देखिएगा कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वो भाषाएं कौन सी थी। यानी भारत में जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि 3 प्रकार के ग्रंथ जो है लिखे गए 3 भाषाओं में, उन भाषाओं को जानता भी था कौन, अलबरूनी, ठीक है, और अरबी भाषा में इसका अनुवाद भी किया था, तो संस्कृत, पाली और प्राकृत, ठीक है, इन 3 भाषाओं को वो जानता भी था और इन 3 भाषाओं को उसने अरबी भाषा में जो है अनुवाद भी किया था, ठीक है, ट्रांसलेट भी किया था अरबी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन विल बी द ए विल बी द करेक्ट आंसर, संस्कृत, पाली और प्राकृत, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा क्या है, 16 नंबर है कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ पे शामिल करेंगे क्योंकि आने की संभावना पूरी बनती है। तो 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारत उपमहाद्वीप में आया था, तो फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, इसको बार बार ध्यान नहीं दीजिएगा, ये घुमा फिरा के बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। अलबरूनी कहाँ से आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी आया था, ठीक है, अलबरूनी कहाँ से आया था ये आपसे पूछा गया है, मोरक्को से आया था या फिर फ्रांस से आया था, हेरात से आया था, उज्बेकिस्तान, तो अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अलबरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से। मोरक्को से कौन सा आया था और फ्रांस से कौन आया था, ये अभी हमने डिस्कशन किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है। तो मोरक्को से कौन आया था और फ्रांस से कौन आया था, ठीक है, ये आपको बताना है। हमने बताया था कि फ्रांस से एक नाम आता है, मोरक्को को बाकी उसका 3 हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा 5वां अध्याय भी समाप्त होता है, 6वें अध्याय की तरफ हम यहाँ पे अग्रसर होंगे। 6वां अध्याय हमारा है भक्ति सूफी परंपरा, ठीक है, भक्ति सूफी परंपरा से जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब ये हमारा CUT के एग्जाम CUT के सिलेबस में भी दिया गया है और NCERT क्लास 12th की सिलेबस में भी दिया गया है, ठीक है। तो इनसे जितने प्रश्न हम यहाँ पे बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं भक्ति सूफी परंपरा से प्रश्न। पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें है कि नैनारो और अलवारो ने प्रचार किया था, नैनारो और अलवारो ने किसका प्रचार किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का, ठीक है, तो नैनारो अलवारो ने किसका प्रचार किया था, इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब अलवार और नैनार कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना था, किस परंपरा के व्यक्ति थे या कितने भागों में डिवाइड थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि इसका आंसर आप डेफिनेटली देंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, गुरु नानक के बाद का पद आसीन हुए थे, यानी गुरु नानक के बाद कौन से गुरु आए थे, गुरु अंगद आए थे, ठीक है। गुरु तेग बहादुर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तेग बहादुर से प्रश्न आने की संभावना है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये कैसे नंबर पे गुरु थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस नंबर पे थे, ठीक। तो गुरु नानक के बाद कौन आया था, गुरु अंगद जी आए थे। अगले प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं, सूफी पंथ का संबंध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूफी, ठीक है, देख लीजिएगा कि सूफी परंपरा जो है वो मूलतः किससे संबंधित होती थी, तो इस्लाम धर्म से संबंधित होती थी। सूफी कभी भी आपको पता ही होंगे, तो सूफी पथ का जो संबंध है सूफी पंथ का वो है इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से चौथा नंबर बात करें तो वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था। तो चौथा नंबर हमारा पूछा गया है कि वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था या फिर कहाँ पे हुआ था, तो वीर शैव परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। वीर शैव परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी की शामिल हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पूछे जाने की प्रश्न की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, ये कर्नाटक से संबंधित होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें हमारा यहाँ पे 5वां नंबर हमारा क्या है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक मोहम्मद जैसी, जो कि आपको पता भी होगा कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो
तो मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार है। वहीं अगला प्रश्न की हम बात करें, चिश्ती शहर कहाँ पर स्थित है। चिश्ती शहर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, तो चिश्ती शहर मध्य अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, चिश्ती शहर कहाँ पर स्थित है, मध्य अफगानिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्थिति भी पूछ ली गई है। 7वां नंबर यहाँ पे हम देखते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ भी आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंजीर। ठीक है, सिलसिला कहते हैं ना, सिलसिला जुड़ा है, तो सिलसिला कहीं ना क्या होता है, जंजीर से संबंधित होता है। ठीक, तो सिलसिला, ये इन दोनों के बीच में क्या है, ये सिलसिला है। ठीक है, तो ये इससे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंजीर से। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां नंबर कि तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तुरुस्क। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तुरुस्क। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर देखिएगा, त से तुर्की, त से तुरुस्क। ठीक है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तुरुस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिव के भक्त होते थे। तो नैनार जो है वो शिव के भक्त होते थे। आपको पता भी होगा कि नैनार जो है वो शिव के भक्त होते थे। अलवर ये किसके भक्त होते थे, ये आपको बताना है। नैनार तो शिव के भक्त होते थे। इसी प्रकार से हम अपना अगला प्रश्न की बात अगर करें तो 10वां नंबर हमारा क्या है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग शुरू हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा कि भक्ति आंदोलन, अगर बात करें प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लगभग 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न अगर हम बात यहाँ पे करें, देखिए 11 नंबर हमारा क्या प्रश्न है। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश से चिन्हित हो चुका था। प्रथम शताब्दी में अगर बात करें तो प्रथम शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश किससे जो है चिन्हित हो चुका था, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका इसका जो है स्तूप से भी चिन्हित हो चुका था, यानी परिचित एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। चिन्हित को यहाँ पे आप परिचित लिखिएगा, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तूप से भी परिचित हो चुका था, मंदिर से भी, विहार से भी। उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में परिवेश में अगर देखा जाए तो इन सभी से, यानी स्तूप, मंदिर और विहार, ये तीनों चीजें जो है भारत में कहीं ना कहीं कई स्तरों पर देखी जा सकती है। अशोक को अगर हम यहाँ पे करें तो विहार, उन्होंने स्तूपों का निर्माण काफी करवाया था उन्होंने, फिर मंदिर का निर्माण भी काफी हुए थे, विहार का निर्माण भी काफी हुए थे। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या हो जाता है कि 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता का स्वरूप माना जाता था। तो जगन्नाथ को क्या किस देवता का जो है स्वरूप माना जाता था, तो भगवान विष्णु का। 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो उड़ीसा के जो मुख्य देवता जगन्नाथ थे उनको किस देवता का स्वरूप माना जाता था, तो भगवान विष्णु का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि पुरी अर्थात उड़ीसा में 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता को विष्णु के एक स्वरूप के रूप में माना गया। ठीक है, प्रश्न को वही घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। तो जगन्नाथ को ही विष्णु का अवतार माना जाता था। ठीक, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उड़ीसा, पुरी यानी उड़ीसा, विष्णु और जगन्नाथ, ये तीन चीजों आप यहाँ पे को रिलेट करके समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर। सिखों के यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिखों के 5वें गुरु आपसे पूछा गया है, तो गुरु अर्जुन देव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। वहीं अगला प्रश्न हम अपना बात कर लेते हैं, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, जगन्नाथ, जग प्लस नाथ, नाथ मतलब क्या होता है, स्वामी, जग मतलब पूरा संसार, तो संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ। ठीक, उड़ीसा के पुरी से संबंधित थे, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 नंबर हमारा क्या है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे थे। आपसे क्या पूछा गया है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए, यानी उत्तरार्ध में लास्ट टाइम पे असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक कौन थे। वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में। ठीक है, ये शंकर देव जी थे। शंकर देव जी
वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे थे। कहाँ पे? असम में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 16 नंबर हमने देख लिया। 17 नंबर देखते हैं कि शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका अगर देखा जाए तो एक तरीके से, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? तो कीर्तन घोष। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कीर्तन घोष किसकी रचना है? शंकर देव की काव्य रचना है। शंकर देव की काव्य रचना कौन है? कीर्तन घोष। ठीक है, कीर्तन घोष शंकर देव की। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? ठीक है, तो मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? वो कृष्ण को। ठीक है, मैं हुई जोगन बैवरानी, आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है। तो मीरा ने निम्नलिखित में से किसे एकमात्र अपना पति स्वीकार किया था? कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। 19 नंबर हमारा क्या है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक तरीके से कहा जाए तो। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल होता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 20 नंबर यहाँ पे देखें तो 20 नंबर हमारा क्या है कि गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन कहलाया। क्या कहलाया? जो गुरु नानक थे तथा उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, उनकी जो वाणी थी उनको आदि ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया, वह कहलाया गुरुबानी। ठीक है, आप भी अगर जब भी अगर जाएंगे तो वो चीजें आप यहाँ पे पता भी होगी आपको। तो गुरुबानी हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें, 20 नंबर हमारा हो चुका है। 21 नंबर की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा अगला अध्याय चालू हो जाता है, अध्याय 17, माफ कीजिएगा, अध्याय 7 नंबर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो हरिहर और बुक्का से संबंधित आपको पता भी होगा। अब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। हरिहर और बुक्का संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है? पहला प्रश्न हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। हरिहर और बुक्का के जो 2 भाई थे उनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था। कब लूटा गया था? ये लूटा गया था 1565 ईसा पूर्व में लूटा गया था। ठीक है, 1565 ईसा पूर्व में लूटा गया था। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः विनष्ट हो गया था, नहीं कब समाप्त हो गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो 17वीं 18वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। अगला बात अगर हम बात करें तो विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया, जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ था। किस नाम से? हम्पी। ठीक है, यह स्थानीय देवी थी। उस देवी का क्या नाम था? उस देवी का नाम पूछा गया है आपसे। उस देवी का नाम क्या था? उस देवी का नाम था पंपा देवी। ठीक है, तो विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया था, जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ था, उसका नाम क्या था? हम्पा। ठीक है, पंपा सॉरी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न अगर यहाँ पे देखें 5वां नंबर कि हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कालिन मैकेली द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। देखिए एक बार वापस से पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेली द्वारा प्रकाश में लाया गया। कब गया था? तो कब लाया गया था इसको? ये 1800 ईसा पूर्व में लाया गया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में लाया गया था, 18वीं ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा बनता है सेगमेंट का। तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो 7वां नगर है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो एक बार वापस से देखिएगा, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक कौन थे? गजपति।
ठीक है। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? गजपति था। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं 8वां नंबर कि होयसैलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसैलों के राज्य का विकास कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक राज्य में। ठीक है, होयसैले के जो राज्य था उसका विकास कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9वां नंबर कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को राय कहा था। राय के नाम से उपाधि दी थी। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? राय। ठीक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत के समय में विजयनगर की स्थापना हुई थी। एक बार वापस देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। उस समय दिल्ली का शासक सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर हमारा क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप शामिल कर सकते हैं इसको। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक को अगर देखा जाए तो संस्थापक किस वंश के थे? तो ये थे संगम वंश के। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? तो संगम वंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश से संबंधित थे? संगम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो हरिहर और बुक्का, आपको पता भी होगा। ठीक है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने जो है इसका स्थापना किया था। अगला हम देख लेते हैं 13 नंबर हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 हमने देख ही लिया था। 14 नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 14 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब पर फला फूला? ठीक है, किन दो नदियों के बीच में ये नगर स्थित था? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब। ठीक है, इसलिए यहाँ पर खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी और इस नगर का जो है विकास भी काफ़ी तेजी से हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा? विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब पर फला फूला था? कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लें 15 नंबर हमारा क्या है? विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी? ठीक है, तो विजयनगर का प्रतिस्पर्धी राज्य कौन सा था? तो बहमनी साम्राज्य। ठीक, विजयनगर साम्राज्य का प्रतिस्पर्धी राज्य साम्राज्य कौन था? बहमनी साम्राज्य से इसकी जो है क्या हमेशा चलती रहती थी? प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी, कंपटीशन। अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत शब्द से हुआ है। जो अमर शब्द है इसका आविर्भाव पूछा गया है कि संस्कृत के किस भाषा से हुआ था? तो समर भाषा से। ठीक है, अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत शब्द समर से जो है निकला है। अमर जो है समर, अमर समर, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसको। 17 नंबर देख ले कि कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में किसने किया था? कमल महल का जो है नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया था। ठीक है, तो कमल महल का नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों के द्वारा किया गया था। 17 नंबर हमने देख लिया। अब 18 नंबर हम देख लेते हैं कि विरूपाक्ष देव किनके रूप में थे? तो विरूपाक्ष देव जो थे वो थे शिव के रूप में जाना जाता है। विरूपाक्ष देव को शिव के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 19 नंबर कि मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, प्रश्न जो है मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था ये आपसे पूछा गया, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। आइए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। आई थिंक हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। 8वां नंबर है हमारा किसान, जमींदार और राज्य। तो किसान, जमींदार और राज्य हमारा 8वां अध्याय होगा। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे उनके हम यहाँ पे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसान, जमींदार और राज्य, आइए इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गाँवों में रहते थे वह संख्या कितनी थी? तो 16वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग जो है वो गाँवों में निवास करते थे। तो 85% लोग जो है
वो गाँवों में निवास करते थे। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान देखा जाए तो हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 85%। तो हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे वे दोनों ही फसल के हिस्सों का दावेदार थे। ठीक है, मुगल काल में पूछा क्या गया है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे ही फसल का हिस्सेदार दावेदार थे, असली दावेदार थे, तो वे कौन कौन थे। तो मुगल काल में अगर देखा जाए तो दो वर्ग थे जो कि कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत। ये दो ऐसे वर्ग थे जो कि कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। किस काल में, मुगल काल में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी उनमें से ताकतों में आपको बताना है कि वो कौन सी ताकतें थी। तो मुद्रा बाजार, व्यापार, मुगल राज्य, इन सभी से बताया गया कि कौन सी बाहरी ताकतें जो है दाखिल हुई थी भारत में। तो उपयुक्त सभी ताकतें जो थी वो शामिल हुई थी, ठीक है, भारत में। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो है व्यापार भी आया था। ठीक है, मुगल राज्य भी स्थापना हो चुकी थी, मुद्रा और बाजार की जो व्यवस्था थी वो भी लागू हो चुकी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बाहरी ताकतें इस तरीके से भारत में आ चुकी थी 16वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न है। तो 4 नंबर में क्या पूछा गया है कि 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया में लाई गई उन्हें शामिल किया गया था। तो 17वीं सदी में अगर देखा जाए तो जो नए फल तथा सब्जियां भारत में आई थी तो कौन कौन से ऐसे फल या सब्जियां थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता ये 17वीं सदी में नए फल और सब्जियां के रूप में आते हैं, भारत में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला हमारा 5वां नंबर है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। तो अगर देखा जाए कि मुगल काल के जो है भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग करते थे, रैयत या रियाज, मुजरियान, असामी या किसान, उपयुक्त सभी। तो ये सभी भाषाओं का उपयोग करते थे। ठीक है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए जो है, किसान के लिए जो फारसी स्रोत थे, ठीक है, मुगल काल के दौरान में फारसी जो व्यक्ति थे जो बाहर से आए थे उन्होंने किसानों के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया है, रैयत, रियाया, मुजरियाना, आसामी या किसान। इन सभी जो है शब्दों का प्रयोग किया है किसानों के लिए। आइए 6वां नंबर देख लेते हैं। 6वां नंबर प्रश्न हमारा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी। ये आपसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी की शामिल कर सकते हैं। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा ये ऐसे फसल थे जो कि मुगल काल के दौरान सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप कि इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करते चल रहे हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप यहाँ पे इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ये आने की संभावना 100% है। 7वां नंबर प्रश्न हम अपना देख लेते हैं कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तो बाबर के संस्मरणों का जो है अगर बात किया जाए कि बाबर ने अपना जो संकलन था वो किस भाषा में किया था और किस ग्रंथ में किया था, ये आपसे पूछा गया है। ये किया था तुजुक बाबरी एवं तुर्की भाषा में। तुजुक बाबरी में किया था और तुर्की भाषा में किया था बाबर के संस्मरण। ठीक है, तो बाबर के संस्मरण किस में संकलित है, तुजुक बाबरी, और किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितने करोड़ थी। तो भुखमरी और महामारी के बावजूद जो है 1600 से 1700 के बीच में भारत की आबादी आपसे पूछी गई है। तो भारत की आबादी लगभग थी 5 करोड़। ठीक है, तो भारत की आबादी कितनी थी, लगभग 5 करोड़ जनसंख्या। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है कि खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल जो है वो पतझड़ के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर कि रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल होता है। तो रबी की फसल वसंत में, खरीफ की फसल पतझड़ में। ठीक है, खरीफ की फसल किस में है, पतझड़ में, और ये रबी की फसल किस में है,
वसंत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं हमारा 11 नंबर प्रश्न कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी। एक वर्ष में कितने फसल होती थी आईने के हिसाब से देखा जाए। आईने, आई डोंट थिंक, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आईने का उपयोग किस संदर्भ में किया गया है। आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा या मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दूंगा। आईने अकबरी मैंने सुना था, आईने किस हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में कुल एक वर्ष में कितने फसलें होती थी, तो 3 फसलें होती थी, वसंत ऋतु और पतझड़ इसमें शामिल होता था, वसंत शामिल होता था, ठीक है, ग्रीष्मकालीन। अगला हमारा है कि आईन हमें बताती हैं कि फसलों की दोनों ऋतुओं मौसमों को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या कितनी थी। आगरा में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, 39 प्रकार की फसलें जो हैं, ऐसा आईने में उल्लेखित मिलता है। अब ये कोई बुक थी या फिर कोई संकलन था, ये मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको देख लेंगे अभी एक बार। आईने के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी वह संख्या कितनी थी, 43, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी उसका नाम क्या था, तो मक्का, ठीक है। मक्का जो है वो भारत में आई थी 17वीं शताब्दी में, ठीक है, फसल के रूप में। कहाँ से, तो अफ्रीका और स्पेन से आई थी, ठीक है, अफ्रीका और स्पेन से आई थी मक्का 17वीं शताब्दी में। कहाँ पे आई थी, भारत में आया था। अगला है हमारा 15 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं यहाँ पे। तो 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल किए गए थे, उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक भी शामिल किए गए थे। तो ये सभी चीज़ें जो है मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल की जाने वाली, ठीक है, ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ में सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल किए थे और इमारतें और स्मारक भी मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल किए गए थे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो आईने अकबरी लगभग कितने भागों में बटा है, 5 भागों में आईने अकबरी बांटा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखें, बात करें तो 17 नंबर हमारा क्या है कि अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल होगा, तो पोलज, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार का था, तो पोलज। अब ये पोलज भाषा जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रट भी सकते हैं एक तरीके से कहें तो, पोलज। 18 नंबर देख लेते हैं कि गांव में आमदनी के खर्च का हिसाब किताब कौन रखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे कहेंगे। तो गांव में जो है आमदनी के हिसाब का, गांव में आमदनी के खर्च का हिसाब किताब कौन रखता था, मुखिया और पटवारी दोनों, ठीक है। तो मुखिया और पटवारी दोनों जो है वो गाँव में आमदनी के खर्च का हिसाब रखते थे। आई होप कि आप यू अंडरस्टैंड। मुखिया और पटवारी ये दोनों जो है वो गांव में, मुखिया और पटवारी दोनों जो है गांव में आमदनी के खर्च का हिसाब रखते थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। अब यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय भी समाप्त हो चुका है और 9वां अध्याय है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। जितने भी शासक थे उनकी इतिवृत्तियाँ उसमें हम शामिल यहाँ पे प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। ये 9वां अध्याय है, क्लास 12th की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का और सीयूईटी का भी 9वां टॉपिक है, ठीक। आइए इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पे हम एक देख लेते हैं। पहला है हमारा कि केवल मुगल काल का कुल कालांश लगभग माना जाता है। तो मुगल काल का यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस काल से किस काल तक माना जा सकता है, तो 1530 से 1540 तथा 1555 से 1857 के बीच में मुगल काल का शासनकाल माना जा सकता है। सिर्फ मुगल काल, इसमें इस काल में सिर्फ मुस्लिम शासक ही जो है शासन किए थे, ठीक है, मुस्लिम शासक ही शासन किए थे 1530 से 1540। इसके बाद फिर हिंदू आ गए थे या फिर दूसरे बाहरी आ गए थे, अंग्रेज थे। इसके बाद 1555 से 1857 के बीच में मुस्लिम शासक ने जो थे उन्होंने शासन किया था। आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैलियों को क्या नाम दिया है।
तो अंग्रेजी में जो है मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा, मुगल दरबारी इतिहासकार, लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को क्या नाम दिया है? तो क्रॉनिकल्स, ठीक है, इतिवृत्ति जिसे हम कहते हैं, क्रॉनिकल्स उन्होंने कहा है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार से, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, तो मुगल नाम कहाँ से निकला है? तो मुगल नाम जो है मंगोल से निकला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुगल नाम किससे व्युत्पन्न है? ये मंगोल से व्युत्पन्न है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना था वह क्या था? तो तैमूरी, ठीक है। मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने किस नाम से चुना था? तैमूरी नाम चुना था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, जंगल बुक के युवा नायक मोगली का लेखक कौन है? मोगली जो है लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये जंगल बुक के युवा नायक, तो ये रडयार्ड कियलिंगी, ठीक है, कियलिंगी के द्वारा लिखी गई है। रडयार्ड कियलिंगी के द्वारा मोगली लिखी गई है। आइए हम अपना 5वां नंबर प्रश्न बात कर लेते हैं, 6वां नंबर, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बाबर, ठीक है। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो बाबर जो है इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा 7वां नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल था। तो नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल कितना था? कब से कब तक माना जा सकता है? तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के बीच में नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल माना जा सकता है। अगला हमारा है 8वां नंबर प्रश्न, मुगल सम्राटों ने सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। अगर देखा जाए कि सबसे महान सम्राट कौन था, तो आपको पता ही होगा कि जलालुद्दीन अकबर को महानतम सम्राट के रूप में संबोधित किया जाता है, फिर माना जाता है। सफाइयों की मुख्यतः सत्ता थी, सूफाइयों आई थिंक यहाँ पे होगी, तो सूफी जो है सूफाई यहाँ पे बन गया है, तो सूफियों की मुख्यतः सत्ता कहाँ पर थी? ईरान में थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हमारा अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां नंबर, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? आपसे पूछा गया था। औरंगजेब का देहांत जो है 1707 ईस्वी में हो गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, तो बहादुर शाह जफर को कब उखाड़ फेंका था? किसने उखाड़ फेंका था? तो ये अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था, ठीक है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, मतलब उखाड़ फेंका था मतलब उसकी सत्ता जो है ध्वस्त कर दी थी। अगला हमारा 12 नंबर की आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी उसका नाम क्या था? तो आलमगीर जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी, आलमगीर, ये किससे संबंधित है? तो ये औरंगजेब से संबंधित है, ये एक पदवी का नाम था, ठीक है। और ये किसने चालू किया था? ये औरंगजेब ने चालू किया था, आलमगीर नामक पदवी। 13 नंबर देख लेते हैं कि चंगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? क्या पूछा गया है कि चंगताई तुर्क के बारे में, चंगताई तुर्क के बारे में, तो चंगताई तुर्क के बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश के मानते थे। चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। चंगताई तुर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो चंगताई तुर्क के बारे में यहाँ पे कि चंगेज खां के जो सबसे बड़े पुत्र का वंश मानते थे। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग एरर मिस्टेक है, तो इसको भी हम यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वह कौन सी भाषा थी? वो भाषा थी, दरबार की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी, ठीक है। बाकी भाषाओं का भी जो है यहाँ पे महत्व था, लेकिन यहाँ पे मुख्य भाषा के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो मुख्य भाषा के रूप में जो है वो फारसी भाषा थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया था वह पुस्तक कौन थी? महाभारत, ठीक है। अनुवाद इसका किया गया था रज्मनामा के रूप में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रज्मनामा महाभारत का जो है रूपांतरित पुस्तक है, रज्मनामा महाभारत। अगला प्रश्न यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सिलेबस भी समाप्त हो गया है। टॉपिक अगला हमारा है उपनिवेशवाद एवं देहात, ठीक है। उपनिवेशवाद एवं देहात के जितने प्रश्न हैं हम यहाँ पे उसको एक बार देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो राजमहल की पहाड़ियों, तो राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहते थे?
पहाड़िया और संथाली लोग, ठीक है, अभी भी संथाली लोग जो है उपयोग किया जाता है इस भाषा में। तो पहाड़िया एवं संथाली लोग, राजमहल की पहाड़ियों में जो मुख्यतः लोग रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे, पहाड़िया एवं संथाली लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो कंपनी काल में राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था जमींदारों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक विकृति जो है वो फर्जी होती थी, तो 95% जो बिक्री होती थी, ठीक है, बंगाल के नीलामी में वो क्या होती थी, फर्जी होती थी। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, चौथा नंबर आपसे पूछा गया है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, तो 75% जो है जमींदारियां जो है वो हस्तांतरित कर दी गई थी, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद, ठीक है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल था, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल आपसे पूछा गया है, तो 1738 में पैदा हुए थे, 1805 में वो लुढ़क गए थे। अगला प्रश्न हम अपन देख लेते हैं, 6वां नंबर कि सिक्मी रैयत को बंगाली में जमीन कौन पट्टे पर देता था, सिक्मी रैयत को आपसे पूछा क्या गया है कि सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, तो रैयतदार जो थे वो सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर देते थे। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था, तो अमला जो है वो जमींदार के द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था जो कि जांच पड़ताल करता था, ठीक है, अमला किसके द्वारा भेजा जाता था, जमींदार के द्वारा। प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, तो जोतदार जो रहते थे वो गाँवों में रहते थे, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। 9वां नंबर प्रश्न अगर बात किया जाए कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था, तो महाराजा मेहताब का चंद्र का जीवन काल आपसे पूछा गया है, तो 1820 से पैदा हुए, 1879 में लुढ़क गए, ठीक है। 10वां नंबर हमारा है कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था बंगाल में, 1793 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है उनकी आने की संभावना पूरी बनती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि जो है नीलाम कर दी जाती थी, तो सूर्यास्त विधि, ठीक है, सूर्यास्त विधि होती थी एक, अगर आप सूर्यास्त तक नहीं देते हैं तो आपकी जमीन जो है वो नीलाम हो जाएगी अगर आप कर नहीं देते हैं। तो किस विधि के अंतर्गत जमींदारों द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी, सूर्यास्त विधि के द्वारा। अगला है हमारा 12 नंबर की कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था, 19% भूमि पर जो है वो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जो है वो जमींदार को बनाया गया था, ठीक है, जमींदार को अस्थाई बंदोबस्त का भूमि का मालिक बनाया गया था, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला नंबर है कि 14 नंबर हमारा कि बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार की थी, तो 5वीं रिपोर्ट जो बंगाल बंदोबस्त के अंतर्गत आती है, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट इसकी थी, किसने तैयार की थी, फर्मिगर ने इसकी 5वीं रिपोर्ट तैयार की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू होती थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कितने प्रतिशत भूमि पर लागू होती थी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो ये 51% भूमि पर लागू होती थी रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला हम अपना देख लेते हैं, 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, आई थिंक ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। 11 नंबर है कि विद्रोही तथा राज, ठीक है, विद्रोही और राज्य को हम यहाँ पे देखेंगे। आइए देख लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे, ठीक है, वही कारतूस वाली गोली जो कि चबाने के लिए बताया गया था, उन्होंने अंग्रेजों को शहीद कर दिया। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस,
मंगल पांडे। ठीक है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? उस कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस का जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। लखनऊ के अवध चीफ कमिश्नर थे ये। पांचवा नंबर हमारा है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच युद्ध का किया गया विद्रोह 1764 का। ठीक है, बक्सर की लड़ाई। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। धुंधु पंत नाम था। धुंधु पंत किसका नाम था? तो ये नाम था नाना साहब का। धुंधु पंत ये किसका नाम था? नाना साहब का। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को विद्रोह किया था। ठीक है, सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला है, मेरठ में चले सिपाहियों का पहला जत्था लाल किले के फाटक पर जब पहुंचा तब बहादुर शाह द्वितीय जफर क्या कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर जो है वो नमाज पढ़कर सहरी खाना खाकर उठ रहे थे। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं आप लोग? चलिए, अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में शामिल किया गया तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अजीब था प्रश्न। अगला हमारा है 10वां नंबर कि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से उनका आशीर्वाद मांगा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनका आशीर्वाद मांगा था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लें। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है वो भागो फिरंगी फारसी शब्द का उपयोग है। फिरंगी मतलब जो बाहर से आए हैं। शाहमल कहाँ रहने वाला था? शाहमल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना का रहने वाला शाहमल था। ठीक है, और अगला प्रश्न की बात करें 13 नंबर यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के दिनों में भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी के जंग का 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह कौन थी? 23 जून 1857 को जो है प्लासी के युद्ध को 100 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, ये गिलास फल अर्थात चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह कथन है। आइए अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहाँ जाता था? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को। बंगाल आर्मी की पौधशाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं आप इसको। अगला है औपनिवेशिक शहर। 12 अध्याय हमारा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है हमारा औपनिवेशिक शहर। आइए इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पे सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनिवेश एक शहर नहीं है? ठीक है, तो लंदन, यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट माध्यम से कर सकते हैं। तो लंदन जो है ये औपनिवेशिक शहर नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर की अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तब से हर 11 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 में हुई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित वैसे किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सरताज मुंबई को कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत का सरताज। ठीक है, भारत का सरताज किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शहरों की सुरक्षा के लिए क्या किया था? तो चारगाहों और खेतों को साफ किया था। इसके साथ ही साथ में सिविल लाइन्स के नाम पर नए शहर विकसित किए थे। ठीक है, इलाहाबाद में अभी एक सिविल लाइन है, सिविल लाइन के नाम पर नए शहर विकसित किए थे। तो ऑप्शन दोनों जो है वो हमारे सही हो जाएंगे।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, मुंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई में पहली जो है स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, 7वां नंबर, मद्रास हार्बर का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो मद्रास हार्बर का निर्माण आपसे पूछा गया है कि कब पूरा हुआ था। देखिए 1881 में जो है मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आने की संभावना 100% बनती है। तो मुंबई ईस्ट इंडिया के द्वारा कंपनी की जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो कोलकाता में 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक बार आप वापस देख लीजिएगा प्रश्न को। दुआस किन्हें कहा जाता था? ये भी एक टर्म है, इसको समझ लीजिएगा कि स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा वे अंग्रेजी दोनों जानने वाले को दुआस कहा जाता था। यानी मान लीजिए कि मैं जैसे कि मैं किधर रहने वाला हूँ, मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हूँ, तो वो मुझे क्या कहा जाएगा? दुआस कहा जाएगा। ठीक है, गंज से आप क्या समझते हैं? गंज एक कीटम है, गंज मतलब क्या होता है? एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता था, मीरगंज। ठीक, अगला प्रश्न देख ले, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी 1882 में। ये शिक्षा पर थी, शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? पटना कॉलेज और पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? तो ये डच। ठीक है, डचों ने जो है अपना यहाँ पे कंपनी स्थापित की थी पहली। 13 नंबर हमारा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि संभावना पूरी बनती है। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में। अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आया देख लेते हैं इसको एक बार। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो काला विधेयक रॉलेट एक्ट को काला विधेयक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला विधेयक के रूप में जाना जाता है। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज दल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वह अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का जो है भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। ठीक है, आयोग में एक भी कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन का। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न अपना। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस, तो हरिपुरा अधिवेशन में जो है, हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती का नेतृत्व किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए हैं? दलित राजनीति के प्रतीक आपको पता ही होगा, भीमराव अम्बेडकर को दलित जो है राजनीति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी। उक्त कथन आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय जब लाठीचार्ज हुई थी तो उसमें ये मारे गए थे, इन्होंने ये इनका कथन था। ठीक है, ताबूत साबित होगी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था।
1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को भारतीय राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा कब शुरू की थी? 1930 में गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चाय। ये किसके संबंध में कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। ठीक है। आई होप ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, अध्याय 14 विभाजन को समझना। विभाजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में? 1916, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, दूसरा नंबर की शुद्धि आंदोलन जिस संस्थापक का संगठन ने चलाया था वह था। यानी शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किस संगठन के द्वारा? तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। यूनिवर्सिटी पार्टी मुख्यतः किस प्रांत यूनियनिस्ट ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर लिखा जाता तो यूनियनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत प्रदेश से शक्तिशाली थी? पंजाब में। ठीक है, एक पार्टी थी जो कि पंजाब में मुख्यतः शक्तिशाली के रूप में उभरी थी। 6वां नंबर हमारा है कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव वर्ष कब पारित किया गया था? 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग को कब पारित किया था? 1940 में इन्होंने मांग किया था। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर या सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। 8वां नंबर हमारा प्रश्न है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान यानी घोषणा कब किया था? तो लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे किस रूप में? 16 अगस्त 1946 को जो है ये कहा था। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में की गई थी। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में, जब पाकिस्तान को टूट करके वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, आपको पता भी होगा। ठीक है, तब वो पूर्वी पाकिस्तान था, इसके बाद बांग्लादेश बाद में बन गया। उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल जिस वर्ष में सर्वप्रथम रखा था? उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार, ठीक है, उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने किस वर्ष रखा था? 1920 में रखा था। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी, पंजाबी मुसलमान एक था जो कि जिसका नाम क्या था? युवक चौधरी रहमत अली ने पाक स्थान या फिर पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था। तो 1933-1935 में के बीच में इन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान जो है, पाक मतलब क्या होता है? पवित्र। नाम इनका पवित्र है, बाकी सारे इनके कांड अपवित्र ही हैं। ठीक है, तो 1933-1935 के बीच में जो है चौधरी रहमत अली ने पहली बार जो है पाकिस्तान प्रस्तावित किया था इसका नाम। 12 नंबर देख लेते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था। कब भेजा था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 से आया था, मार्च से जून 1946 के बीच में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, पाकिस्तान का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। 19 अगस्त 1947, 19 आप यहाँ पे रट सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछने की संभावना पूरी बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर, पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूना समझौता 1932 में किया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अरे यार, संविधान का निर्माण आई थिंक ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा, संविधान का निर्माण। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछे जाने की संभावना भी पूरी बनती है। आइए देख लेते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष अगर से पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था?
तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न अपना देख लेते हैं, संविधान सभा के अधिवेशन कब हुए थे? तो 1946-1949 के बीच में संविधान सभा में अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर कि संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान निर्माण के बाद 19 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? तो स्वतंत्रता मिली थी, तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात कही थी? तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की बात जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1934 ईस्वी में बात कही गई थी। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही गई थी? तो देशी राज्यों को आपस में मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई थी 1935 में। ठीक है, 1935 में देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कही गई थी। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है कि कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग, कबीलियों यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए, कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1947 में कश्मीर पर आक्रमण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। एक कबीली आक्रमण थे। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1948 में जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, सुरक्षा परिषद के माध्यम से। भारतीय संविधान का अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में कर लिया गया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की आर्थिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना को लागू कब किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1950 में। ठीक, ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आई होप कि जो है जितने भी प्रश्न थे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो टोटली हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया था आई थिंक 15 इसमें टॉपिक है। इसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि NCERT क्लास 12 की ये NCERT की एक बुक्स आप जब आप मिलाएंगे तो वो सारी की चीज़ें यहाँ पे आप मैच करेंगी। ठीक है, 15 टॉपिक यानी 15 चैप्टर हमने यहाँ पे अध्याय समाप्त कर दिया है। 15 चैप्टर को आप रिवीजन करना है कम से कम 3 बार। आप यहाँ पे सेशन को देखिए, PDF को डाउनलोड कीजिए, PDF से आप यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, PDF से जो चीज़ें एक बार आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको दोबारा नहीं भूलती हैं। 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन यहाँ पे बार बार बहुत मैं कहूँगा कि रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आप यहाँ पे वीडियो को देखिए, जब आपको याद आ जाए तब हम यहाँ पे लास्ट में जो है टेक्स्ट बुक का अभी हम 2 या 3 दिन में टेक्स्ट बुक सीरीज यहाँ पे चलाएंगे, जो कि CUT का सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। तो उसमें भी यही प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन उसमें से विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, चीज़ें जो है वो विस्तार से बताई गई, एक एक प्रश्न में जो है चीज़ें को खंगाला गया है। लेकिन जब आपको, क्योंकि एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट्स आपको तैयार करना है, तो एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट से हम क्या देंगे ध्यान कि एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है मेनली। हमें अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। डेप्थ में हम तब पढ़ेंगे जब हमारा एडमिशन हो जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी संदेह होगा तो आप हमसे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं जो भी होगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स का भी माध्यम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, एक हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, जिसमें आपके सीनियर सारे हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसमें अध्ययनरत हैं। ठीक है, तो आप उनसे जो भी डाउट होगा आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों हम यहाँ पे इंटरव्यू भी लेने वाले हैं, और कुछ इंटरव्यू ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी इंटरव्यू हों आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगी, एक जानकारी मिल जाएगी। हॉस्टल लाइफ किस तरीके से होती है, क्या फैसिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन की है। तो ये आज का सेशन था हिस्ट्री का, ये लास्ट सेशन था। एंड आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।